भले ही आप इसे स्पोर्ट्स कहें या एंटरटेनमेंट, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने WWE देखा ना हो। और कट्टर WWE फैंस के लिए तो ये फैंडम हॉलीवुड और बॉलीवुड से भी ऊपर है। ऐसे में हो सकता है कि आप अपने फेवरेट WWE सुपरस्टार के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे, पर क्या आपको इस पूरे के पूरे WWE फ्रेंचाइजी के बारे में मालूम है? जैसे कि इनिशियल WWE की पॉपुलैरिटी किस रेसलर की गलती की वजह से हुई थी, WWE कितना फेक होता है और कितना रियल, WWE की रिंग कैसी होती है और असल में उसके पीछे कौन कौन से सीक्रेट्स छुपे होते हैं, किस किस तरह के और कितने प्रकार के WWE बेल्ट्स होते हैं और किसने कौन सा रिकॉर्ड WWE के अंदर बनाया है। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज आप जिस WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को जानते हैं, उसकी शुरुआत एक्चुअली कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन के नाम से 7 जनवरी 1953 को हुई थी। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी, ये थोड़ा डिबेटेबल है। जहां पर बहुत सारी सोर्सेज ये दावा करती हैं कि इसकी शुरुआत विंसेंट के मैकमोहन के पिता विंसेंट जे मैकमोहन ने की थी, लेकिन वहीं पर कुछ लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत उनके भी पिता जेस मैकमोहन ने की थी। इवेंचुअली CWC काफी पॉपुलर हुआ और इसने ज्वाइन किया नेशनल रेसलिंग अलायंस को। साथ ही साथ उस जमाने की फेमस न्यूयॉर्क की रेसलर टूट मॉन्ड्स ने इसे ज्वाइन किया और इन दोनों की ही पार्टनरशिप ने मिलकर CWC को इतना पॉपुलर किया कि NWA के अंदर 70% बुकिंग इसी शो की होने लगी और नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर ये काफी पॉपुलर हुआ था। बट जल्द ही ये पॉपुलैरिटी कंट्रोवर्सी में चेंज हो गई जब 1961 में उस जमाने के सबसे मशहूर रेसलर बडी रॉजर्स को टूट्स मॉन्ड्स और विंसेंट जे मैकमोहन मैनेज करने लगे और वो एक्चुअली अपने हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस और शोज को बुक किया करते थे जहां पर उन्हें ज्यादा लेवरेज और फायदा मिलता था। और एक तरह से इनकी मोनोपोली बढ़ने लगी, जिसके कारण NWA के दूसरे प्रमोटर्स को इससे दिक्कत होने लगी। ऐसे में इस चीज ने मैकमोहन और मॉन्ड्स को CWC को एक सेपरेट एंटिटी बनाने का इंस्पिरेशन दिया और 1963 में सबसे पहले शुरुआत हुई WWF की। इवेंचुअली इस फ्रेंचाइजी को 1982 में जाकर विंसेंट जे मैकमोहन के बेटे विंसेंट के मैकमोहन ने खरीद लिया और इस कंपनी की पूरी कमान संभाल ली। लेकिन सच तो ये है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ विंसेंट जे मैकमोहन की नहीं थी और यहाँ पर गोरिल्ला मॉनसून, अर्नल्ड स्कारलैंड और फिल जेको भी इसके को ओनर्स थे, जिसके कारण यहाँ पर डील मंथली बेसिस पर हुई थी और यहाँ पर विंसेंट के मैकमोहन को मंथली पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से इस कंपनी को खरीदना था और अगर एक भी इंस्टॉलमेंट मिस हुआ तो पूरी की पूरी ओनरशिप उनके पिता के पास वापस चली जाती। इसीलिए उन्होंने अलग अलग जगहों से लोन इकट्ठा करना शुरू किया और उस जमाने में तकरीबन $1 मिलियन तक का लोन उन्होंने इकट्ठा किया, जिसके बाद से 1983 के मई और जून तक उन्हें इस पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी की कमान मिल पाई और यहीं से उन्होंने इस फ्रेंचाइजी को वर्ल्ड वाइड फैलाने की ठानी, जिसने WWE की शुरुआती नींव रखी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा श्रेय एक रेसलर की गलती की वजह से आया था, जहां पर 80s के जमाने के सबसे पॉपुलर रेसलर हल्क होगन ने हॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था रॉकी 3 मूवी से। बट एक्चुअली उस जमाने के हेड विंसेंट मैकमोहन सीनियर इस चीज को अलाउ नहीं करते थे और वो बेसिकली किसी और मीडियम या फ्रेंचाइजी में अपने रेसलर्स को जाने से मना करते थे और हल्क होगन ने बिना उनसे बताए इस मूवी को साइन कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हल्क होगन को निकाल दिया गया था। बट अल्टीमेटली इस मूवी के आने के बाद WWF काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई एंड डेफिनेटली विंसेंट मैकमोहन जूनियर के आने के बाद उन्होंने हल्क होगन को वापस बुला लिया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि रेसलमेनिया एक्चुअली WWE फ्रेंचाइजी का वर्ल्ड कप की तरह है, जो सबसे बड़ा साल का फ्लैगशिप पे पर व्यू इवेंट होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सबसे पहला रेसलमेनिया कब हुआ था? ये 1985 में मार्च 31 को हुआ था, वो भी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर, जहां पर हल्क होगन और मिस्टर टी ने पॉल ऑनड्रॉफ और रॉडी पाइपर को डिफीट किया था और उस जमाने की पॉप स्टार सिंडी लॉपर फीमेल रेसलर वेंडी रिचर के लिए रिंग मैनेजर बनी थी। लेकिन WWF WWE कब बना? आप में से बहुत सारे लोग ये बात शायद नहीं जानते होंगे, बट 1979 से लेके 2002 तक
WWE को WWF बुलाया जाता था, जिसका फुल फॉर्म था वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, बट ये एक्चुअली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के WWF के एक्रोनिम से काफी ज्यादा मिलता था, जिसके कारण वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन पर केस किया था। इसे 1994 में सेटल तो कर दिया गया था, बट 2002 में यूके कोर्ट ने इस चीज को फिर से ओपन किया और इवेंचुअली WWF को WWE में चेंज कर दिया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि WWE सिर्फ एक रेसलिंग शो नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक एंटिटी है जिसके अंदर 3 अलग अलग सब ब्रांड्स हैं, जैसे कि रॉ जिसे मंडे नाइट्स को दिखाया जाता है, वहीं पर स्मैकडाउन जिसे फ्राइडे नाइट को दिखाया जाता है, और वहीं पर लेटेस्ट ऐड हुआ है NXT जिसे ट्यूसडे नाइट्स को दिखाया जाता है। और बेसिकली रेसलर्स अपने अलग अलग साइंड ब्रांड्स के हिसाब से लड़ते हैं, जैसे कि द रॉक और जॉन सीना जैसे रेसलर्स स्मैकडाउन ब्रांड का हिस्सा थे, वहीं पर AJ स्टाइल्स और CM पंक जैसे रेसलर्स मंडे नाइट रॉ का हिस्सा थे। ऑफ कोर्स इन सब्सिडियरी ब्रांड्स के अंदर वुमेन डिवीजन भी होती है और उनके भी चैंपियंस होते हैं। इसके अलावा NXT ब्रांड भी है जो बेसिकली नए टैलेंट और यूथ सेंट्रिक होता है। लेकिन हम में से बचपन में बहुत सारे लोगों ने WWE देखने के दौरान कई बार इंटरवल्स में इस चीज को सुना था कि WWE इज नॉट सेफ एंड डू नॉट ट्राई दिस एट होम, बट बड़े होने के बाद हमें ये पता चला कि WWE तो असली होता ही नहीं है। तो आखिर सच है क्या? वेल, WWE असली होता भी है और नहीं भी। मेरे कहने का ये मतलब है कि WWE को आप एक्चुअल स्पोर्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं WWE के इवेंट्स के दौरान जहां पर चीजें प्री डिटरमिन्ड या स्क्रिप्टेड होती हैं। कई बार तो आउटकम्स या विनर्स को ही पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली रिंग में लड़ाई असली लड़नी पड़ती है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी प्रिकॉशंस और चीजों का ध्यान रखा जाता है, बट वो कोई गारंटी नहीं होती और इसी कारण से हमें इसे दोहराने के लिए मना किया जाता था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा वक्त भी था जब हम WWE के अंदर ब्लड भी देख सकते थे? उसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ करता था कि साल 2008 से पहले WWE को एक्चुअली TV 14 कैटेगरी के अंदर लाया जाता था, जिसकी वजह से रिंग के अंदर रेसलर्स ब्लीड करते हुए दिख जाया करते थे। लेकिन जब इसे टीवी पर TV PG की रेटिंग मिल गई, तब से इस चीज को बंद कर दिया गया। इसके अलावा WWE के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं, यानी कि द रिंग की, जो एक्चुअली 20 बाय 20 फीट लंबा होता है, जो वैसे तो वुडन प्लैंक्स के ऊपर बेस्ड होता है, बट इसके ऊपर फोम की पैडिंग भी होती है। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोगों ने रेसलर्स को इसके नीचे से बहुत सारे मटेरियल्स को निकालते हुए देखा होगा। वेल, एक बिहाइंड द सीन फुटेज के दौरान देखने को मिला था कि रिंग के नीचे एक्चुअली एक पर्सन होता है जो इन चीजों को रेसलर्स को हैंडल करता है, और रिंग पर क्या क्या हो रहा है उस चीज को देखने के लिए एक छोटा सा मॉनिटर अंदर लगाया गया होता है। वेल, इन सब में इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टोरी लाइन्स, जो बेसिकली प्लेयर्स को एज कैरेक्टर्स दिखाकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और बेसिकली WWE के लिए उनकी एक आर्टिफिशियल स्टोरी लाइन को क्रिएट किया जाता है, जहां पर भले ही दो रेसलर्स असल जिंदगी में उतने बड़े राइवल ना भी हों, तब भी उन्हें कभी कभार दिखाया जाता है। और एक्चुअली यहाँ पर कई सारे स्क्रिप्ट राइटर्स और टीवी ड्रामा राइटर्स की भी हेल्प ली जाती है। लेकिन फिर भी मैचेस तो होते ही हैं, और इन मैचेस में कई प्रकार के टेक्निकल स्टाइल्स भी हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड मैच जिसका रूल है 1 फॉल, पिन और सबमिशन। वहीं पर है टैग टीम, जहां पर 2 और 2 से ज्यादा प्लेयर्स एक टीम का हिस्सा बनते हैं और टीम टू टीम लड़ाई होती है। इसके अलावा स्टील केज, हेल इन अ सेल, रॉयल रंबल, मनी इन द बैंक, ये थोड़े अलग प्रकार के मैचेस होते हैं, जहां पर इनमें थोड़ा सा ड्रामा भी ऐड किया जाता है। वेल, भले ही इन सारी चीजों से WWE रेसलर्स एक्चुअली दुनिया भर में सुपरस्टार बन जाते हैं, बट एक्चुअली इसका लाइसेंस WWE के पास ही होता है, और एक्चुअली WWE इनका टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करती है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो अगर WWE के बाहर किसी प्रकार की कमाई करते हैं तो उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से शेयर WWE को भी प्रोवाइड करना होता है। साथ ही साथ इनमें उनकी सैलरी, उनके बोनसेस और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी मेंशन होती हैं।
साथ ही साथ उनके नाम, लुक और कैरेक्टर को कौन कौन और कहां कहां इस्तेमाल कर सकता है इसके बारे में भी मेंशन किया जाता है। यही रीजन है कि आपने जब भी WWE 2 के गेम्स को खेला होगा तो उसमें जिन भी रेसलर्स को आपने देखा है उन रेसलर्स को इन गेम में तभी फीचर किया जाता है जब WWE उसकी परमिशन देती है और वहां पर उनकी लाइकलीनेस का इस्तेमाल किया जाता है और उनका मोशन कैप्चर किया जाता है। अब इस खतरनाक खेल के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी होती है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। ऐसे में यहाँ पर उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, जहाँ पर बिहाइंड द सीन कई सारे मेडिकल और फिजिकल स्टाफ्स मौजूद होते हैं जो मैच के शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद रेसलर्स की जांच करते हैं। साथ ही साथ उनका ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जाम और कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट भी लिया जाता है जिससे उनके किसी प्रकार के मेडिकल इन्फ्लुएंस का पता लगाया जा पाए। साथ ही साथ ऑन साइट मेडिकल स्टाफ भी होते हैं जो किसी प्रकार के एक्सीडेंट के दौरान तुरंत रिपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ रिंग साइड पर डॉक्टर्स को भी रखा जाता है जो तुरंत जरूरत पड़ने पर अपनी सर्विसेज दे पाएं। लेकिन इसके बावजूद भी अंदरूनी दिमागी चोट यानी कंकशंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थे थ्रू आउट WWE हिस्ट्री, जिसके कारण यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जोसेफ मरून के साथ मिलकर कई सारे सेफ्टी गाइडलाइंस को कंकशंस के अगेंस्ट रखा गया है। इसके साथ साथ रेसलर्स की मेंटल अवेयरनेस पर भी काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है और टीवी पर भी बिना कॉशन के इस शो को नहीं चलाया जाता। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो WWE को उतने अच्छे से नहीं जानते होंगे वो कई प्रकार के WWE के बेल्ट जरूर देखते होंगे और थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि कौन सा बेल्ट किसे और कब मिलता है। ये बेल्ट्स अलग अलग चैंपियनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा है WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जिसे साल 2016 में स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे जीतने वाला एक्चुअली WWE का ब्रांड फेस बन जाता है। इसके अलावा WWE चैंपियनशिप जो रॉ के अंदर आती है, इसे एक्चुअली 1963 से ही शुरू किया गया था और ये इस फ्रेंचाइजी का गोल्ड स्टैंडर्ड चैंपियनशिप है। इसके नीचे आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो रॉ और स्मैकडाउन दोनों में देखने को मिल सकता है। फिर इसके नीचे बारी आती है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की, जिसे जीतने वाला अमेरिकन चैंपियन कंसीडर किया जाता है। फिर इसके नीचे आता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप, फिर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप और फाइनली अब रिलीज हुआ है NXT चैंपियनशिप। अगर बात की जाए कुछ चैंपियनशिप रिकॉर्ड्स की तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ा नाम आता है जॉन सीना का, जो एक्चुअली WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को 16 बार हासिल कर चुके हैं। वहीं पर अगर सबसे लंबे समय तक WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को मेंटेन रखने की बात की जाए तो यहाँ पर नाम आता है रोमन रेंस का, जो 1000 दिन तक WWE यूनिवर्सल चैंपियन थे। लेकिन वहीं पर WWE चैंपियन के रूप में ब्रूनो सम्मार्टिनो का नाम आता है, जिन्होंने 7 साल तक अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखा था। इसके अलावा क्रिस जेरिको ने 9 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीता है। वहीं पर जॉन सीना ने 5 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को जीता है। इसके अलावा अंडरटेकर ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने एक्चुअली 20 बार कंसेक्यूटिव रेसलमेनिया मैचेस जीते हैं। इसके अलावा वुमेन्स भी किसी से कम नहीं है, जहां पर मोस्ट WWE वुमेन चैंपियंस का खिताब शार्लेट फ्लेयर को जाता है, जिन्होंने 14 बार इस चैंपियनशिप को जीता था। वहीं पर WWE वुमेन्स चैंपियनशिप को लॉन्गेस्ट टाइम तक होल्ड करने वाली फीमेल रेसलर का नाम है असूका, जिन्होंने 523 दिन तक अपने चैंपियनशिप को मेंटेन रखा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें मैं बताने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ एज अ WWE फैन आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में आप बताइए कि आप और WWE के बारे में क्या बता सकते हैं और आप क्या जानते हैं और आपके दिमाग में कोई ऐसी सजेशन है तो प्लीज उसे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी आने वाली मजेदार वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।